ओके, तो ये टॉपिक नंबर 2 है हमारा लीनियर अलजेब्रा के एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस आर क्यूब। आर क्यूब जो है ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर आर। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो सेट है वो आर क्यूब की सब स्पेस है। अच्छा, सब स्पेस क्राइटेरिया क्या है? देखिए, अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस वी हो, डब्ल्यू उसका कोई सबसेट हो, तो ये जो डब्ल्यू है ये वेक्टर स्पेस वी की सब स्पेस कब हो सकता है? सब स्पेस होने के लिए सिर्फ एक बात चेक कर लें कि अल्फा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग टू डब्ल्यू। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू द फील्ड एंड W1 W2 बिलोंग टू कैपिटल डब्ल्यू। या फिर इस एक कंडीशन को इन दो कंडीशंस के साथ भी बदला जा सकता है। किस किस के साथ? यानी इस मुकम्मल को अगर आप ये इकट्ठे नहीं चेक करना चाहते तो आप पहले ये चेक कर लें कि W के हर दो एलिमेंट्स का सम W में मौजूद है। यानी W के कोई से भी दो एलिमेंट लिए जाएं, उनका जो सम है या डिफरेंस एक ही बात होती है, इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं। W1 प्लस W2 वो W में मौजूद हो फॉर ऑल W1 W2 बिलोंग कैपिटल W। और दूसरी कंडीशन ये कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसमें डिफाइंड हो कि CW must belong to capital W where C is any number from the field। ओके, तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा है जो कि सबस्पेस है। तो जरा पार्ट 1 चेक की। पार्ट 1 में क्या है? एक्स वाई जी यानी ऐसे ऑर्डर ट्रिपल्स सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3z इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर हम सबस्पेस क्राइटेरिया ना भी लगाएं वैसे भी हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। जरा देखिए कैसे। ये किस चीज की इक्वेशन है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। प्लेन passing through the origin 0। इसी तरह 2x plus 3z is equal to 0। ये भी एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। और कोई भी प्लेन जो ओरिजिन से पास हो और एक और प्लेन जो ओरिजिन से पास हो, तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो एक लाइन बनती है और वो लाइन भी ओरिजिन से पास होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट ए है ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है, थ्री डायमेंशनल लाइन स्पेस में एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और ये एक सब स्पेस होती है। सो पार्ट ए इज करेक्ट। अच्छा, जरा पार्ट बी सी और डी में क्या मसला है ये चेक करते हैं। पार्ट बी है एक्स वाई जी सच दैट 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। चलिए, अगर हम इस g को 0 इसमें पुट कर भी दें तो ये किस तरह की इक्वेशन बनेगी? 2x प्लस 3y माइनस 3, 2x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। क्या इसमें ओरिजिन भी शामिल है? देखिए ना, अगर हम इसमें x और y दोनों को 0 पुट कर दें तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होने वाली। इसका मतलब ये है कि ये जो सेट बी है इसमें ये वाला एलिमेंट मौजूद नहीं है। दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। तो अगर ये इसमें मौजूद नहीं है तो ये सब स्पेस कैसे हो सकता है? सब स्पेस में ओरिजिन का होना तो जरूरी है ना। इसमें 0 मौजूद ही नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये जो सेट है ये सब स्पेस नहीं है। अच्छा, सी देखिए, एक्स वाई जी सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो जरूरी नहीं है कि आंसर दोबारा इसी में मौजूद हो। देखें कैसे। मैं अगर -2 को मल्टीप्लाई करवा दूं एक्स वाई और जी के साथ तो हमें आंसर क्या मिलेगा? -2x -2y एंड -2z। जबकि इसमें ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जिनका एक्स और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है या 0 या 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो गए हैं। सो दैट्स व्हाई इस सेट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही नहीं है। अच्छा, पार्ट डी जो है ये सेम रीजन है पार्ट बी वाली, इसलिए ये भी सब स्पेस नहीं है। तो जस्ट पार्ट ए एक सब स्पेस है और कोई नहीं। अच्छा, अब दूसरा तरीका ये जो मैंने सब स्पेस क्राइटेरिया बताया, आप इसकी मदद से भी इसको चेक कर सकते हैं। बाकी बी सी और डी जो है वो सब स्पेस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते, जस्ट ए जो है वो सेटिस्फाई करता है। और ये ज्यादा बेहतर है कि हम इनको इंट्यूशनिस्टिकली यानी बायोग्राफिकली इसको कोशिश करें समझने की कि ये क्या है।
ये इक्वेशंस किस तरह की हैं, तो ये चूंकि प्लेन्स की इक्वेशंस हैं, यहाँ से ही हमें आइडिया हो रहा था कि ये लाइन बनेगी और लाइन भी ऐसी जो ओरिजिन से पास होगी, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ सब। Okay, number two, let V be a vector space of continuous functions on -1 to 1 over R, यानी V में ऐसे तमाम फंक्शंस हैं जो इस क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक कंटिन्यूस हैं। Which of the following is a subspace of V? अच्छा, अगर ये कंटिन्यूस है तो ये एक वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस है किन ऑपरेशंस के तहत? अगर हम दो फंक्शंस लें f और g, तो f प्लस g ऑफ x इज डिफाइंड एज f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो एडिशन इस तरह से डिफाइंड है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई भी स्केलर अगर हम k ले लें और उसे f के साथ मल्टीप्लाई करें तो x पर ये इस तरह से ऑपरेट होगा कि k f ऑफ x के इक्वल। तो ये वो दो ऑपरेशन है जिनके तहत v एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करती है। अब देखना यह है कि ये जो सबसेट दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा सबसेट है जो कि एक सब स्पेस भी है। चलिए पहला देखिए, f of x is equal to 0 for some x belong to -1 to 1, यानी ऐसे फंक्शंस, ऐसे कंटिन्यूस फंक्शंस जो -1 से 1 तक डिफाइंड है, से r की तरफ डिफाइंड है, और जो इस इंटरवल के किसी एक पॉइंट पर आंसर 0 दे दें। ओके, अच्छा पार्ट बी में भी देख लेते हैं जरा, उसमें ऐसे फंक्शंस हैं जो जस्ट 0 पर 0 दें। ओके, पार्ट सी में ऐसे फंक्शंस हैं जो कभी भी आंसर 0 ना दें, और पार्ट डी में ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी -1 और 1 पर इमेज इक्वल नहीं है। अच्छा, जरा सब स्पेस क्राइटेरिया की मदद से पार्ट ए को चेक करते हैं कि क्या ये एक सब स्पेस है। हम इसमें से दो फंक्शंस ले लेते हैं, एक f और g। ये दोनों, इस सेट को हम w, चले सेट a कह देते हैं, दोनों सेट a में मौजूद है, और हम k कोई सा भी एक स्केलर ले रहे हैं। फील्ड है, फील्ड वैसे r है। तो अब अगर ये दोनों सेट a में मौजूद है, इसका मतलब ये है कि f ऑफ x भी कभी ना कभी 0 होगा और g ऑफ x भी कभी ना कभी 0 होगा। बल्कि हम इसे g ऑफ y कह देते हैं, फॉर सम x एंड y बिलोंग टू -1 to 1। अब देखना ये है कि क्या इन दोनों का सम जो है वो भी हमेशा 0 होगा। तो ये जरूरी नहीं है, देखें कैसे। f प्लस जी ऑफ x अगर हम ले लें, चलिए x को भी हम पर्टिकुलर कर लेते हैं, मान लें कि x हम पहले ले लेते हैं -1 और दूसरी मरतबा y ले लेते हैं 1। तो f एक ऐसा फंक्शन है जो -1 पर 0 देता है, और g एक ऐसा फंक्शन है जो 1 पर 0 देता है, लेकिन साथ ही साथ f एक ऐसा फंक्शन है जो 1 पर 0 नहीं देता। ऐसा हो सकता है ना। और g एक ऐसा फंक्शन है जो -1 पर 0 नहीं है। तो अगर हम f प्लस जी एट 1 फाइंड करेंगे, तो ठीक है, g तो वहां पर 0 होगा लेकिन f 0 नहीं होगा, सो दैट्स वाई ये भी 0 नहीं बनेगा। इसी तरह अगर हम f प्लस जी एट -1 फाइंड करें, तो ये भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि f और g तो कभी भी 0 नहीं होने वाले। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि वो, उनका जो सम है वो पार्ट ए, सेट ए में होना जरूरी नहीं है, तो इसलिए सेट ए जो है ये वेक्टर सब स्पेस नहीं है। ओके, पार्ट बी देखिए कि वो ऐसे फंक्शंस हैं उसमें जो जस्ट 0 पर ही 0 देते हैं। अब ये ठीक है, अगर हम दो फंक्शंस लें f और g जो दोनों 0 पर 0 दे रहे हैं, तो f ऑफ 0 भी 0 है, g ऑफ 0 भी 0 है, तो उनका जो सम होगा f प्लस जी एट 0 वो भी f ऑफ 0 प्लस g ऑफ 0, तो वो भी 0 की equal हो जाएगा, यानी उनका सम इसमें मौजूद होगा। इसी तरह अगर हम कोई स्केलर लें कि f एट 0 फाइंड करें, तो वो किसकी इक्वल है? k f एट 0, और f एट 0 किसकी इक्वल है? 0 की इक्वल है, सो k इंटू 0 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये जो सेट बी है ये एक सब स्पेस है। बाकी दोनों भी आप चेक कर सकते हैं कि वो कैसे नहीं। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखिए, लेट W1 and W2 be two subspaces of a vector space V, then the smallest subspace of V containing both W1 and W2 is। तो एक ऐसी सबस्पेस, मसलन हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है V, W1 और W2 दोनों उसकी सबस्पेसेस हैं। तो हम एक ऐसी वेक्टर सबस्पेस के बारे में बात करना चाहते हैं जिसमें W1 भी मौजूद हो और W2 भी मौजूद हो, यानी वो इन दोनों से बड़ी।
अब जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उसमें पहला ऑप्शन है W1 यूनियन W2, दूसरा है उन दोनों का सम W1 प्लस W2, और तीसरा है उन दोनों का इंटरसेक्शन। अच्छा, इंटरसेक्शन तो वैसे ही यहाँ से खत्म कर देते हैं ना, कि इंटरसेक्शन जो है वो W1 से भी छोटा होता है और W2 से भी छोटा होता है। इसका मतलब ये है कि उनका इंटरसेक्शन तो कभी भी यानी उनसे बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, W1 माइनस W2 यूनियन W2 माइनस W1, इसे अगर कैपिटल लें तो ये कौन सा सेट बनेगा? अगर हम इसको W1 कह दें, इसको W2 कह दें, तो W1 माइनस W2 ये वाला पोर्शन है। ओके, W2 माइनस W1 ये वाला पोर्शन है। तो ये तो W1 और W2 को कंटेन ही नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ये भी करता है। तो अब दो ऑप्शन रह गए हैं, W1 यूनियन W, और दूसरा ये है कि W1 प्लस W। बल्कि इसमें प्लस की बजाय भी डायरेक्ट सम लेना चाहिए। चलिए इसको ही देख लेते हैं, बल्कि डायरेक्ट सम ही ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट सम क्या है कि इसके तमाम एलिमेंट्स W1 और W2 के सम की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी कॉमन होती है। तो ये जो डायरेक्ट सम है, ये ही वो सबसे छोटी सब स्पेस हो सकती है जिसमें W1 और W2 दोनों लाई करते हैं। Okay, number four, let V be the set of 2 by 2 matrices A11, A12, A21, A22 with complex entries such that A11 plus A22 is equal to 0. यानी सेट V में ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनकी ट्रेस जीरो है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स का सम जीरो हो तो इसका मतलब हम उसे बोलते हैं उसकी ट्रेस जीरो है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स का सम ट्रेस कहलाता है। अच्छा जी, W क्या है उसमें से? W एक ऐसा सेट है, सेट ऑफ मैट्रिसेस इन V विद A12 प्लस A21 conjugate is equal to 1। यानी W में ऐसे 2 by 2 के मैट्रिसेस हैं A11, A12, A21, A22, सच दैट, अच्छा ये W सबसेट है V का। अगर ये V का सबसेट है तो इसका मतलब यहाँ पर हमें दो कंडीशन मिल रही हैं, एक तो ये कि A11 प्लस A22 दैट इज इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन ये मिल रही है कि A12 प्लस A21 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। अब देखना ये कि क्या ये W एक सबस्पेस है या खैर, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए उनमें पहला है कि V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर C। ये जो सेट V है, ये ओवर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। आप इसके लिए तमाम एक्सियम्स चेक करें कि क्या वाकई ये एक वेक्टर स्पेस है। आई थिंक ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया। तमाम वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स आपने चेक करने और देखना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस है। इसी तरह W को भी चेक करना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस है ओवर C या ओवर R। तो ये एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। आप इसके तमाम एक्सियम्स चेक कर लें, जो सेटिस्फाई हो वही इनमें से करेक्ट ऑप्शन हो। मुझे अभी मालूम नहीं है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, नंबर 5, लेट P बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिसेस। हर्मिशियन मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो P क्या है जी? इसमें ऐसे मैट्रिसेस हैं सच दैट A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, और A की एंट्रीज कहां से हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। देन P इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ। अब पूछा गया है कि ये कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, तो ये जो सेट P है ये एक वेक्टर स्पेस है, लेकिन किस पर? फील्ड कौन सी है? क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या वो सिर्फ C पर एक वेक्टर स्पेस है, R पर नहीं है? क्या वो सिर्फ R पर वेक्टर स्पेस है और C पर नहीं है? या फिर ऐसा है कि वो दोनों पर ही वेक्टर स्पेस है, R पर भी, C पर? तो जरा पहले C पर चेक करते हैं। अगर C पर होगी तो अल्टीमेटली R पर भी होगी। तो अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें तो बात फिर वही आ गई कि पूरी वेक्टर स्पेस आप चेक करें। चलें, अगर हम पहले एक्सियम चेक करें तो क्या ये जो सेट है P, ये अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है? अगर हम कोई से भी दो मैट्रिसेस लें जो कि हर्मिशियन हो तो उनका सम भी हर्मिशियन होता है। ओके, एसोसिएटिव भी होगा। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हर्मिशियन मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो आइडेंटिटी मिलता है, तो आइडेंटिटी हर्मिशियन है। अच्छा, अगर हम किसी हर्मिशियन मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स लें, सो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए का हम नेगेटिव ए लेते हैं, सो नेगेटिव ए कॉन्जुगेट का अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये तो इक्वल होता है माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, सो दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ए। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स का नेगेटिव भी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स और ये अबिलियन भी है, तो ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप तो है।
अब जरा स्केलर की बात करनी है कि हम कोई भी स्केलर लें, अगर कम्प्लेक्स नंबर जी ले लें और उसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो क्या ये दोबारा से एक हर्मिशियन मैट्रिक्स मिलेगा? तो जी ए कॉन्जुगेट का अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज, क्योंकि जी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज तो नहीं लेना, तो वो तो जस्ट एक नंबर है, तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा जी कॉन्जुगेट एंड ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो कि ए के इक्वल। सो ये तो जी ए ना बना, दिस इज नॉट इक्वल टू जी ए। इसका मतलब ये है कि ये सी पर तो वेक्टर स्पेस नहीं है, लेकिन आर पर ये होगी। अगर ये जी कॉन्जुगेट जी के इक्वल हो तो ये तभी पॉसिबल है जब जी जो है वो एक रियल नंबर हो। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर बट नॉट ऑन। ओके, नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस आर क्यू? कौन से इसमें से सबसेट है जो कि वेक्टर स्पेस है? तो मैं सबस्पेस क्राइटेरिया की तरफ नहीं जा रहा, इसको डायग्राम की मदद से, ग्राफ की मदद से समझे। 5x प्लस माइनस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0, ये एक प्लेन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसी तरह जो पार्ट बी है ये भी एक प्लेन है, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, इस वजह से ये वेक्टर सबस्पेस भी नहीं है। ओरिजिन में से पास होना जरूरी है, क्योंकि तभी इसमें जीरो जीरो होगा ना। क्योंकि अगर हम इसमें जीरो 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 पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब इस सेट में जीरो मौजूद नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये सेट जो है ये वेक्टर स्पेस भी नहीं है। इसी तरह पार्ट सी जो एक्स वाई जी सच दैट एक्स वाई एंड जी आर रैशनल नंबर्स, तो ये ओवर आर एक वेक्टर स्पेस नहीं हो सकती, सब स्पेस नहीं हो सकती। वजह क्या है भला? अगर हम कोई भी रियल नंबर लें, फॉर एग्जांपल 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, चलें स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 1 के साथ, तो ये जो ऑर्डर ट्रिपल है ये तो इस सेट में मौजूद है, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये इस सेट में मौजूद नहीं होता, इसलिए इसमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड नहीं है। और पार्ट डी जो है ये एक स्फेयर है जो ओरिजिन से तो पास नहीं हो रहा ना, सो दैट्स व्हाई ये भी वेक्टर सबस्पेस नहीं है। सो जस्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Number 7, let V be the vector space of all n by n matrices over a field F. Which one of the following subset is not a subspace of the vector space V? Is not a subspace of the vector space. अच्छा, V क्या है? V एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम n by n के मैट्रिसेस हैं। ओके, सो सेट V में तो तमाम n by n के मैट्रिसेस हैं, इसको हम यूं भी लिखते हैं Mn ऑफ F, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर द F। अच्छा, पूछा गया कि इनमें से कौन सा सेट है जो कि वेक्टर सब स्पेस नहीं है? देखें, ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं, चलें इसी को देखते हैं पहले। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, तो इसका मतलब इसमें तो जीरो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट जीरो होता है ना। तो ये जो जीरो 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 है ये तो सिंगुलर है, तो ये तो नॉन सिंगुलर नहीं है ना, यानी ये इस सेट बी में मौजूद ही नहीं है। तो किसी भी सबस्पेस में आइडेंटिटी का होना तो जरूरी है, सो दैट्स व्हाई ये जो सेट है बी ये एक वेक्टर सबस्पेस नहीं है। अच्छा, पार्ट ए देखें, ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का सम भी अपर होता है, और किसी स्केलर को अगर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर भी वो अपर ट्रायंगुलर ही रहता है। इसी तरह सिमेट्रिक मैट्रिसेस भी, और मैट्रिसेस whose trace is जीरो, ये तमाम वेक्टर सबस्पेसेस होती हैं। नंबर 8, लेट u इज इक्वल टू एक्स वाई जी सच दैट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, यानी ऐसे ऑर्डर ट्रिपल जिनमें x y और z तीनों बराबर हैं। v एक ऐसा सेट है जिसमें x जीरो है, यानी ये जो v है ये तो y z प्लेन है। देन u प्लस v इज, व्हाट इज u प्लस v? तो u प्लस v के मेंबर्स किस तरह के? u प्लस v के मेंबर्स इस तरह के होते हैं, u प्लस v सच दैट दिस u बिलोंग टू कैपिटल U एंड दिस स्मॉल v बिलोंग टू कैपिटल। अच्छा, तो अगर हम यहाँ u की बात करें, यानी ऐसे x y z सच दैट, पहली अगर हम ये u से लेते हैं और प्लस, एक मिनट जी, तो यानी ऐसे ऑर्डर ट्रिपल्स होंगे
जो कि इन दोनों के सम की फॉर्म में लिखे जाएं। अब अगर हम एक ऑर्डर पेयर यहां से लें, चलिए ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा और आसान बना देते हैं। यू के मेंबर्स किस तरह के हैं, इसमें मौजूद है 1 1 1, जो कि ये तीनों बराबर हैं। और वी में क्या मौजूद है, जिसमें एक्स कंपोनेंट 0 है, सो 0 1 3 हम ले सकते हैं। तो इसका सम जो है, इन दोनों एलिमेंट्स का सम किस तरह का होगा, वो होगा 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 3 4। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन तो ना रहा, ऑप्शन ही चेक करने हैं ना। ये एक्स वाई प्लेन ना रहा, वाई जी प्लेन भी ना रहा, क्योंकि वाई जी प्लेन तब होता ना जब इसका एक्स कंपोनेंट 0 होता। एक्स जी प्लेन तब होता जब इसका वाई कंपोनेंट 0 होता। तो जरूरी तो नहीं है कि वाई कंपोनेंट 0 हो, एक्स 0 हो या जी 0 हो। तो इसलिए यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट नंबर 9, if v1 v2 v3 is a linearly independent set of vectors in a vector space over R, then which of the following is also linearly independent? अच्छा, अगर हम इसको v1 v2 v3 लेकर चलें तो ये बड़ा मुश्किल हो सकता है इसको टैकल करना। हम ऐसा करते हैं, इनको पर्टिकुलर कर लेते हैं थोड़ा आसान बनाने के लिए। मतलब ये है कि हम ये वाला सेट ले लेते हैं, 1 0 0, 0 1 0 और 0 0। यानी ये तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास, ये v1 है, ये v2 है और ये v3। यानी हम अपना आसान कर रहे हैं ना काम। अब हमें देखना है कि ये जो नीचे दिए गए चार सेट हैं, इनमें से कौन सा सेट है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जरा पार्ट ए देखिए। पार्ट ए में पहला कौन सा है, v1 + v2 - v3। अगर हम ये फाइंड करें v1 + v2 - v3, तो पहला एलिमेंट इसका बन जाएगा 1 1 -1। फिर 2v1 + v2 + v3, सो ये 2 1 1 बन जाएगा। 5v1 + 4v2, सो 5v1, सो 5, 4v2, सो 4 एंड। तो ये सेट हमारे पास। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये चेक करने के लिए हम एक डिटर्मिनेंट लेते हैं। पहली रो बना देते हैं 1 1 -1, फिर दूसरी रो 2 1 1, और तीसरी रो बना लेते हैं 5 4 0, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये बन जाएगा 1 × 0 -4, -1 × 0 -5, और फिर -1 × 4 2 8 -5। सो इट विल बी इक्वल टू -4 +5, और 8 -5 3 -3 बन जाएगा। और ये बन जाएगा -4 -3 -7 +5, सो -2। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके। इसी तरह पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी को भी चेक किया जा सकता है। आई थिंक इसके क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें ज्यादातर सेट्स ऐसे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 10 देखिए। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर अ फील्ड F. Let V1 be the subspace of V consisting of all symmetric matrices of order n, and V2 be the subspace of V consisting of all skew symmetric matrices of order n. Which one of the following is not a sub? यानी V1 क्या है, इसमें ऐसे तमाम मैट्रिसेस हैं A such that A ट्रांसपोज इज इक्वल टू। और इसी तरह पार्ट बी जो है, यानी V2 जो है, इसमें ऐसे तमाम मैट्रिसेस हैं A such that A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव। एक में सिमेट्रिक है, एक में स्क्यू सिमेट्रिक है। पूछा ये कि इनमें से कौन सा सेट है जो सबस्पेस नहीं है। तो देखिए V1 + V2 ये तो हमेशा सबस्पेस होती है, दो सबस्पेसेस का सम भी सबस्पेस है, उनका डायरेक्ट सम भी एक सबस्पेस है, उनका इंटरसेक्शन भी एक सबस्पेस है। तो इसलिए यहाँ जो पॉसिबल ऑप्शन बनता है वो यही ऑप्शन। Okay, next number 11. Let these vectors be vectors in R4. तो ये कहाँ के मेंबर्स हैं, R4 के मेंबर हैं, लेकिन इनकी टोटल तादाद कितनी है, 5, 3 4 और ये 5। The maximum number of linearly independent vectors in them is, कि इनमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं। एग्जैक्ट कैसे बता सकते हैं, आप एक डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स लें, इन्हीं एलिमेंट्स को चुनकर यहाँ लिखते हैं 3 0 1 2। इसी तरह 6 1 0 0, फिर लें 6 0
4, 12, 1, 2, 4 और फिर 9, 0, 1, 2। तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर लें। तो जितना इसका रैंक होगा, यहां से हमें पता चलेगा कि कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मौजूद। तो वो एग्जैक्ट तादाद मिल जाएगी। और वैसे ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, क्योंकि चार चार डायमेंशन की वेक्टर स्पेस है ना। तो 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के किसी भी सबसेट में ज्यादा से ज्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स की तादाद, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की तादाद 4 हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो। Okay. Number 12, consider M1, M2, M3, M4. Then this set is linearly independent. अब पूछा कि इनमें से कौन सा सेट है जो linearly independent है। अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। एक रिजल्ट है कि अगर किसी सेट में 0 वेक्टर मौजूद हो तो वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता, यानी वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अब ये जो M4 है, ये तो 0 है। अब देखिए, पार्ट ए में M4 है, पार्ट बी में भी M4 है, पार्ट सी में भी M4 है। इसका मतलब ये तीनों तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो आखिर ऑप्शन डी बचता है। सो यही इसका। नंबर 13, let UV be a linearly independent set of vectors in a vector space V, then which of the following is not linearly independent? अब U और V जो लिए गए हैं, हम इनको और आसान करने के लिए U ले लेते हैं 1, 0 और V ले लेते हैं 0, 1। तो ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है ना। अब इनमें से चेक करें कि कौन सा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। पहला सेट ए कौन सा है? इसमें यू है और यू माइनस वी है। यू है 1, 0, यू माइनस वी है 1, -1। ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब चेक कर सकते हैं मैट्रिक्स बनाकर, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। इसी तरह पार्ट बी जो है u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2v। तो बी में क्या बनेगा? u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2v, तो ये बन जाएगा 1 और प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और u माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये बन जाएगा 1 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। तो ये सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आप चेक कर सकते हैं जरा। हाँ जी, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ भी अच्छा पूछा गया विच इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट। जरा सी और डी चेक करते हैं। सी में क्या है? वी। वी क्या है? 0, 1। और फिर है 2v माइनस यू बाई 2। 2v माइनस यू बाई 2, तो ये बन जाएगा -1/2। एंड तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और इस तरह यहां से सिर्फ यही ऑप्शन बचता है कि ये जो पार्ट डी है ये लीनियरली डिपेंडेंट। जरा देखें, ये यहाँ से पता भी चल रहा है कि 2u प्लस वी, दूसरी साइड पर हम -2 कॉमन लें तो 2u प्लस वी लिखा जा सकता है। अगर दो वेक्टर्स आपके पास हो और उनमें से एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल हो, तो उस सूरत में वो दोनों लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। ऑप्शन डी इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। नंबर 14, let V be the vector space of all 6 by 6 real matrices over R, then the dimension of the subspace of V consisting of all symmetric matrices is। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है? जरा इस चीज को थोड़ा सा भी देखते हैं। आई थिंक ये मैंने वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे यहाँ पे। ओके, जरा ये चेक करें। अगर हमारे पास 2 by 2 के मैट्रिसेस हों तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस तरह के होते हैं कि उसकी पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट्स एक जैसे होंगे। यानी यहाँ पर जो एलिमेंट है ए और यहाँ पर अगर एलिमेंट बी है तो यहाँ पर भी बी ही होगा और यहाँ पर कोई सी होगा। तो उनकी तादाद कितनी होगी? ये तीन डिफरेंट है, तो ये बन जाएंगे 3, यानी उसकी डायमेंशन 3 हो। अगर हमारे पास 3 by 3 का मैट्रिक्स हो और वो सिमेट्रिक हो, तो इसका मतलब यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो यहाँ बी और यहाँ पर भी सी होना चाहिए। अगर ये डी है और ये ई है, तो यहाँ पर भी ई होना चाहिए और यहाँ पर एफ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इतने। तो जरा पैटर्न देखें, ये कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 3 जमा 2 जमा 1।
पहले कितना था, 2 जमा 1, यानी पहली रो में 2 थे, फिर दूसरी रो में से सिर्फ 1, तो बतदरीज कम ही हुए थे ना। अच्छा, तो अगर 4x4 का मैट्रिक्स हो और वो भी सिमेट्रिक हो, तो वहां से उसकी डायमेंशन कितनी मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी 4 + 3 + 2 + 1। तो इन जनरल n बाय n में कितनी होगी, n बाय n के अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी, n+1, n+n-1 +n-2 अप टू सो ऑन +3 + 2 + 1। और ये किसके इक्वल होता है, n+1 डिवाइडेड बाय। तो अगर 6x6 के मैट्रिसेस हैं तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी, 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 3 आर 6, 3 7 आर 21। सो आंसर करेक्ट। नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ बेसिस फॉर द सबस्पेस, के इसमें से इसकी बेसिस कौन सी है। अच्छा, बेसिस कैसे मालूम करें, इस सेट को, इस तरह के सेट्स को सॉल्व करके बड़ी आसानी से उसके एलिमेंट के बारे में बताया जा सकता है। अब हमारे पास ये इस इक्वेशन को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं y = -t, और अगर हम इसको इसमें पुट करें तो ये बन जाएगा x-2t + t = 0। सो x-t यानी x = t। तो w का जो मेंबर है x y0t, उसको अब हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, x को आप लिखें t, y को लिखें -t, और t को लिख लें जस्ट t, और यहाँ पर तो पहले से ही 0 है। तो इसमें अननोन कितने हैं, एक ही पैरामीटर है t, तो ये बन जाएगा 1 -1 0। ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन। नंबर 16, द सेट ऑफ ऑल x बिलोंग टू R फॉर विच द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इज। ऐसे कौन से ऐसे x पॉसिबल हैं जिनके लिए ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये है कि α × 1 x 0 प्लस बीटा इंटू 0 x² 1 प्लस gamma into 0 1 x, that should be equal to 0, and this should imply that alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके, इसी तरह अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस गैमा इज इक्वल टू 0, और तीसरा क्या है जी, बीटा प्लस गैमा एक्स दैट इज। ऐसे कौन से एक्स पॉसिबल हैं जिनके लिए अल्फा बीटा और गैमा हमेशा 0 बने। ओके, जरा अगर एक्स 0 की इक्वल हो, ऑप्शन वाइज हम चेक करते हैं। अगर एक्स 0 होगा तो, हाँ, अगर हम इसमें एक्स को 0 पुट कर दें तो ये हिस्सा 0 हो तो गैमा यहाँ से हमें मिलेगा 0 की इक्वल, और यहाँ पर अगर एक्स 0 होगा तो यहाँ से हमें मिलेगा बीटा भी 0 इक्वल। तो इसका मतलब यही इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी अल्फा बीटा गैमा सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में 0 हो सकते हैं अगर एक्स की वैल्यू उसमें से। नंबर 17, यहाँ इक्वल 0 होना था। कंसिडर द सबस्पेस ऑफ आर क्यूब, द डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज। तो यहाँ से W की डायमेंशन क्या है, तो हमें ये तीनों जो हमारे पास इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा उसकी हमने डायमेंशन बतानी है। इसका आसान तरीका ये है कि यहाँ से हम एक मैट्रिक्स, पहले मैं इसको लिखने वाला हूँ, इसके कोफिशिएंट्स को 1 1 -3, फिर लिखते हैं 3 3 -2, और फिर लिखते हैं 2 2 और 1। इस मैट्रिक्स का रैंक मालूम कर लें, तो जितना इसका रैंक होगा वही हमें मिलेगी डायमेंशन ऑफ W। Number 18, let this set and V be the vector space of all x belong to R cube such that AX is equal to 0, then dimension of V is same। यहाँ पर भी आप इस सेट की का रैंक फाइंड कर लीजिए, तो जो इसका रैंक होगा वही आपको आंसर मिलेगा। नंबर 19, consider the subspace of R power 10, then the dimension of W is। ये आई थिंक मैं पीछे एक वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूँ, जो वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसमें ये MCQ सॉल्व हो चुका है, वहां से भी आप देख सकते हैं। या फिर इसको बड़ा सिंपली सॉल्व भी किया जा सकता है। इस कंडीशन को यूज करना है, xn इज इक्वल टू xn-1 प्लस xn-2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ W क्या होनी चाहिए। इसका आसान तरीका यह है कि आप 10 की बजाय 4 ले लें,
और फिर उसको नंबर 20, let V be the space of all symmetric matrices with trace 0, then the dimension of this is। अच्छा, अब यहाँ पर एक नई बात है, एक क्वोशंट स्पेस आ गई है। तो V ओवर W अगर आपके पास एक स्पेस हो, इसकी जो डायमेंशन है, इसका फार्मूला होता है डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, डायमेंशन ऑफ M3 ऑफ R एंड माइनस डायमेंशन ऑफ V फाइंड करना। V be the space of symmetric matrices of order 3, ये भी सा। अच्छा जी, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ M3 ऑफ R? M3 ऑफ R की जो डायमेंशन है वो 9 है। याद रहे, Mn ऑफ R की डायमेंशन n स्क्वायर होती, सो ये तो 9 होगी। अब माइनस व्हाट इज डायमेंशन ऑफ V? सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद ट्रेस 0। जरा गौर करें, सिमेट्रिक मैट्रिसेस 3 by 3 के किस तरह के होंगे? A B C, यहाँ पर B ये C, ये D और ये E है, तो फिर यहाँ पर E और ये F। तो इसमें कितने अननोन है? 1 2 3 4 5 और ये 6। लेकिन इनमें इन तीनों पर भी एक कंडीशन है कि इनका सम 0 की इक्वल है। A प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम F को लिख सकते हैं माइनस ए माइनस डी। तो यहाँ पर बजाय इसके कि हम यहाँ F लिखें, इसकी जगह हम लिख देते हैं माइनस ए माइनस डी। तो अब इसमें कितने अननोन है? टोटल 5 है। सो दैट्स वाई इसकी डायमेंशन 5 है। तो 9 - 5 विच इज इक्वल 4। इस क्वोशंट स्पेस की डायमेंशन 4। और नंबर 21, लेट यू वी डब्ल्यू बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन आर क्यूब। उसी तरह अगर आर क्यूब के मेंबर हैं तो आप इनको 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 मानकर चले। ये हमारे पास u है, ये v है, ये w है, और x जो है वो u एंड u प्लस v प्लस w, दिस इज स्पैन ऑफ दिस। और y इज स्पैन ऑफ दिस, यानी वो इनसे स्पैन होने वाली स्पेसेस है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ x इंटरसेक्शन y? अच्छा, अब ये देखिए u और u प्लस w क्या है। अगर देखा जाए तो ये i है, ये j है, ये k है, थोड़ा और विजुअलाइज करने के लिए। तो जो स्पेस x है वो क्या है? वो i और i प्लस k से, सॉरी, j प्लस k से जनरेट हो रही है, यानी इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये एक प्लेन है, एक ऐसा प्लेन जो ओरिजिन से पास हो रहा है, एक्स एक्सेस को अपने अंदर कंटेन करता है और वाई और जी एक्सेस के बिल्कुल दरमियान वाली जो लाइन है उसमें से गुजर रहा है। इसी तरह ये जो वाई है ये भी एक प्लेन है, और ये भी एक ऐसा प्लेन है जो जी एक्सेस, क्योंकि ये जो डब्ल्यू है ये के है, यू प्लस वी यानी आई प्लस जे है, तो जी एक्सेस और उसके साथ साथ एक्स वाई प्लेन के बिल्कुल दरमियान में से पास हो रहा है, यानी उनके दरमियान वाली लाइन से पास